केदारनाथ में लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या, व्यवस्था संभालने पुलिस प्रशासन के फूले हाथ पांव, आईटीबीपी और एनडीआरएफ को सौंपी गई कमान। चार धाम वाले श्रद्धालुओं को अब नहीं होगी पंजीकरण की समस्या, अब मिलेगी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा। ऑनलाइन पंजीकरण न करवा पाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत। उत्तरकाशी के मनेरी डैम के पास जलस्तर बढ़ने से नदी में फंसे मजदूर, एसडीआरएफ की टीम ने देर रात किया सभी का रेस्क्यू। कोर्ट के स्टे के बावजूद एमडीडीए ने तोड़ा निर्माणाधीन भवन मालिक ने लगाए एमडीडीए अधिकारियों पर रिश्वत लेने के आरोप। एमडीडीए सहायक अभियंता ने आरोपों को सिरे से नकारा। और रुड़की के डेटा क्षेत्र में डर के साए में जीने को मजबूर लोग, कई लोग अपने घर के बाहर लिखवा चुके हैं बिकाऊ है मकान। हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों में हुआ था बवाल। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। और बड़ी खबर देहरादून से लेंगे। चारधाम यात्रा में मदद के लिए केंद्र सरकार ने टीम भेजी है। केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ की टीम को भेजा है। केदारनाथ और यमुनोत्री मार्ग पर एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। इस धाम में यात्रियों को पेश आने वाली तमाम दिक्कतों को दूर करने में एनडीआरएफ मदद करेगी। चारधाम यात्रा में पहली बार केंद्र सरकार की ओर से एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है, तो यह पहला मौका है जब केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ को चारधाम यात्रा में भेजा है। श्रद्धालुओं की मदद के लिए केंद्र सरकार ने यह टीम भेजी है। तो केदारनाथ और यमुनोत्री मार्ग पर एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। धाम में यात्रियों को कोई भी दिक्कत आती है तो एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद रहेगी, जो कि यात्रियों की तमाम दिक्कतों को हल करेगी, तमाम दिक्कतों को आसान करेगी। और एनडीआरएफ इसी बात के लिए जानी भी जाती है। तो केंद्र सरकार की ओर से एनडीआरएफ की विशेष टुकड़ी यहां पर भेजी गई है, जो कि श्रद्धालुओं को जो भी समस्या आती है उससे निजात दिलाएगी। किसी भी प्रकार की समस्या को हल करने के लिए सक्षम है एनडीआरएफ, क्योंकि अभी देखा जा रहा था कि धाम आने वाले यात्रियों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब उन्हें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है और केंद्र सरकार की ओर से एनडीआरएफ की टीम को यहां पर भेजा गया है। तो चारधाम यात्रा में मदद के लिए केंद्र सरकार ने अपनी टीम भेज दी है। एनडीआरएफ की टीम भेजी है केंद्र सरकार ने। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश, ये भी बताया जा रहा है कि यह पहला मौका है जब एनडीआरएफ की टीम को यहां पर विशेष तैनाती के लिए भेजा गया है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब 2013 की आपदा आई थी तो 2013 में एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू करने वहां पर बुलाया गया था। जी। और चूंकि ये केंद्र की एक संस्था है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा इक्विप्ड ये लोग होते हैं। इसी के चलते चारधाम यात्रा में कोई दिक्कतें पेश ना आए, इसके चलते इनको बुलाया गया। और मैं आपको बता दूं कि एसडीआरएफ की टीम पहले से यहाँ पर मौजूद थी। जी बिल्कुल, एसडीआरएफ की टीम पहले से मौजूद है और अब केंद्र सरकार द्वारा यहां पर एनडीआरएफ की टीम भेजी गई है। और जी कंटिन्यू कीजिए कैलाश।
मैं आपको बता दूं कि एसडीआरएफ की टीम पहले से यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल के बाद जब ये यात्रा शुरू हुई तो कोरोना काल के बाद सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो यात्री हैं उनका आना शुरू हो चुका है। महज एक हफ्ता हुआ है अभी केदारनाथ के कपाट खुले हुए और 1,32,000 से ज्यादा लोग इस वक्त केदारनाथ आ चुके हैं। इसी के चलते कोई अनहोनी वहां पर न हो, क्योंकि अगर हम बीते दिनों की बात करें तो बीते दिनों में लगभग 20 से ज्यादा यात्रियों की मौत अलग अलग कारणों से हुई है। किसी की मौत खाई में गिरने से हुई है, किसी पर चट्टान गिर गई है, किसी की तबीयत यहाँ पर खराब थी। तो इन तमाम यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एनडीआरएफ और आईटीबीपी इन दोनों ही टीमों को वहां पर केंद्र द्वारा वहां पर भेजा गया है। और जो क्षेत्रीय विधायक ने भी यहाँ पर राज्य सरकार से अपील की थी कि वहां पर आईटीबीपी की टीमों को और एनडीआरएफ की टीमों को आप तैनात करें, जिसके चलते अब केंद्र द्वारा यह फैसला लिया गया है और कल खुद इसकी जानकारी जो प्रदेश के मुख्य सचिव है उनके द्वारा दी गई। और ये बात भी समझ में आ रही है कि क्या पुलिस प्रशासन उतना यहाँ पर समझ रहा था कि पूरी तरह से मुस्तैदी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये भी खबर सामने आई कि पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। इतनी बड़ी लार्ज संख्या में यात्रियों की व्यवस्था, और पिछले दिनों भी IND24 ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी किस तरह से बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी, कोशिश कर भी रही है, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन अंदेशा किसी को इतना नहीं था कि इतनी ज्यादा तादाद में लोग इस वक्त चार धाम यात्रा पर आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि एक यहाँ पर निर्धारित यहाँ पर की गई है यात्रियों की संख्या, लेकिन अब जिस तरीके से हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है पूरे देश से केदारनाथ आने का लोगों का, तो जाहिर सी बात है कि व्यवस्थाओं को चरमराना यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है। पुलिस के बस की ये बात नहीं थी। और अब जो वहां पर जो अनियमितताएं वहां पर देखी जा रही थी, यात्रियों को यहाँ पर सकुशल वहां पर पहुंचाने के लिए या फिर यात्रा को सकुशल करने के लिए, तो इसी के चलते आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम दोनों को वहां पर केंद्र द्वारा भेजा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा भी था कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, तो संभवतः रिकॉर्ड बनते और टूटते हुए हम देख पा रहे हैं। बने रहिएगा कैलाश हमारे साथ, अगली बड़ी खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और ये बड़ी खबर भी देहरादून से ही मिल रही है। उत्तराखंड में सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने में परिवहन विभाग जुट गया है। तो परिवहन सचिव ने अधिकारियों को इसको लेकर बाकायदा निर्देश भी दिए हैं। एक हफ्ते के भीतर ई वाहन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं। ई वाहन और ई वाहन चार्जिंग स्टेशन की प्रस्तावित नीति की समीक्षा के दौरान निर्देश भी दे दिए गए हैं। यानी कि पर्यावरण को सहेजने की पूरी कोशिश धामी सरकार की है और इसी कड़ी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। एक नई वाहन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने में परिवहन विभाग जुट गया है। और चलिए एक बार फिर से हम रुख करते हैं। हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी कैलाश, इतना तो समझ सकते हैं कि देवभूमि को पर्यावरण बिल्कुल सहेजना भी है, पर साथ ही साथ क्या कुछ इस पॉलिसी में होगा, हमारे दर्शकों को बताइए। जी तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी है जिसे तैयार करने में फिलहाल परिवहन विभाग जुट गया है। परिवहन सचिव ने बाकायदा अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। एक हफ्ते के भीतर ई वाहन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश हैं। चार्जिंग स्टेशन ई वाहन की प्रस्तावित नीति की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए गए। यानी कि धामी सरकार पर्यावरण को सहेजने का प्रयास कर रही है और उसी कड़ी में ये नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी लाई जा रही है, जिसका ड्राफ्ट लगभग जो जानकारी मिल रही है वो तैयार कर दिया गया है। एक बार फिर से हम कैलाश से जुड़ते हैं। जी कैलाश, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा क्या कुछ इस पॉलिसी में हो सकता है और किस तरह से सिक्योर करने जा रही है सरकार उत्तराखंड के पर्यावरण को। जी अब बिल्कुल देखिए, बहुत ही वाजिब ये सवाल है। और जिस तरीके से उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का अधिकांश हिस्सा यहाँ पर जंगलों से घिरा हुआ है। उसके बावजूद भी जो गाड़ियों का यहाँ पर दबाव है, गाड़ियों का दबाव बहुत ज्यादा है। परिवहन विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर मैं राजधानी देहरादून की बात करूं तो यहाँ पर राजधानी देहरादून क्योंकि अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए ये जाना जाता है, तो यहाँ पर दूर दराज से छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के यहाँ पर कई ऐसे संस्थान हैं जो यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। गाड़ियों का इतना ज्यादा दबाव है जिसके
चलते सरकार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। पुलिस अगर यातायात व्यवस्था की मैं बात करूं लगातार चरमरा रही है और इसी के चलते अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि यहाँ पर जो यातायात व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक ज्यादा दबाव यहाँ पर ट्रैफिक का ना हो, उसके लिए इस वक्त जो है इलेक्ट्रिक जो वाहन है, इलेक्ट्रिक वाहनों को इस वक्त तरजीह सरकार देने की कोशिश कर रही है ताकि पर्यावरण पर भी इसका प्रतिकूल असर रहे। और इसके लिए बाकायदा एक ड्राफ्ट जारी करने के निर्देश यहाँ पर परिवहन विभाग द्वारा दिए गए हैं। इसकी मॉनिटरिंग जो परिवहन मंत्री है उनके द्वारा यहाँ पर की जा रही है और एक हफ्ते के अंदर ये ड्राफ्ट सरकार को यहाँ पर दिखाना है, सरकार के समक्ष यहाँ पर पेश होना है कि कैसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनकी यहाँ पर उनको बढ़ाया जाए। साथ ही यहाँ पर जो सेंटर्स होंगे जहाँ पर चार्जिंग सेंटर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, तो ये तमाम चीजें हैं जो इस ड्राफ्ट में शामिल होंगी और उसके बाद ये ड्राफ्ट शासन में भेजा जाएगा। बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई। देहरादून जो कि अपने विश्व स्तरीय स्कूल्स के लिए जाना जाता है, देश दुनिया से वहां पर बच्चे पढ़ने आते हैं, ये बड़ी अच्छी आपने पहचान बताई। बने रहिएगा हमारे साथ, एक और बड़ी खबर पे आपका रुख करेंगे और ये बड़ी खबर भी देहरादून से मिल रही है। जल्द बनेगी रिस्पना बिंदाल पर एलिवेटेड रोड, यहां पर बनाई जाएगी। सर्वे के बाद इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार कर दी गई है। 22 किलोमीटर लंबी सड़क शहर के भीतर ट्रैफिक का दबाव कम करेगी और सरकार की अनुमति के बाद अब डीपीआर बनाने का काम शुरू हो गया है। और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं, हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी कैलाश, कितना महफूज हो जाएगा इस रोड बनने के बाद राजधानी का ट्रैफिक, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी। बिल्कुल, देखिए जहां तक बात की जाए देहरादून की, तो देहरादून को इस वक्त स्मार्ट सिटी यहाँ पर बनाने की कवायद सरकार कर रही है, जिसका कार्य पिछले लगभग 1.5-2 सालों से यहाँ पर चल रहा है। शहर जगह जगह अटा पड़ा है, शहर में जगह जगह गड्ढे हैं और यहाँ पर विकास के नाम पर जो देहरादून को यहाँ पर खोदा गया है, देहरादून में जो टूट फूट लगातार हो रही है, तो कोशिश ये की जा रही है कि स्मार्ट सिटी इसे बनाया जाए। लेकिन जो 2 प्रमुख यहाँ पर नदियां हैं, जिन नदियों में अब गंदगी यहाँ पर बहती है, अगर मैं बिंदाल की बात करूं और रिस्पना नदी की बात करूं, तो ये जो 2 नदियां, इनका अगर हम पूरा क्षेत्रफल करें तो लगभग 22 से 23 किलोमीटर ये पूरे शहर में ये जो घूमती है नदियां, और इन्हीं के ऊपर अब सरकार ने ये कोशिश कर रही है, सरकार की इनके ऊपर सड़क यहाँ पर बनाई जाए ताकि जो शहर के अंदर जो दबाव है गाड़ियों का, क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम ऑफिस की अगर हम टाइमिंग्स की बात करें, सुबह 9 से 10 बजे तक का जो ऑफिस का टाइमिंग होता है, उस वक्त शहर में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा अगर हम सुबह की बात करें, सुबह बच्चों को लोग छोड़ने स्कूल जाते हैं, उस वक्त भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। उसके बाद अगर दोपहर की बात करें या फिर शाम की बात करें, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती हैं, लोगों को बहुत दिक्कतें पेश आती है। खासकर उन लोगों को दिक्कतें पेश आती है जो बुजुर्ग हैं या फिर जो लोग पेशेंट्स हैं, जिनको अस्पताल ले जाना है, इधर उधर जिनको इमरजेंसी में जाना है। तो अब ये सरकार कोशिश कर रही है कि बिंदाल और रिस्पना नदी के ऊपर एलिवेटेड रोड्स वहां पर बनाई जाएं ताकि वहां पर जो ट्रैफिक का जो एक दबाव है राजधानी देहरादून पर पड़ रहा है, वो रूट डाइवर्ट हो सके, वो ट्रैफिक यहां पर डाइवर्ट हो सके और जिसको अपने गंतव्य में जहां भी जाना है वो वहां पर निकल सके। बिल्कुल, माना यही जाएगा कि इस एलिवेटेड रोड बनने के बाद से राजधानी देहरादून की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें काफी सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में एक बेकाबू कैंटर दुकान में जा घुसा, जिससे दुकान क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि वहां मौजूद दुकानदार ने भागकर अपनी जान बचाई। कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा। हादसा ब्रेक फेल होने के कारण बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कैंटर काशीपुर से सिडकुल जा रहा था, इसी दौरान चौराहे के पास उसका ब्रेक फेल हो गया। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रक को विपरीत दिशा में मोड़ दिया, जिससे ट्रक मुख्य चौराहे पर बनी दुकान को ध्वस्त करते हुए रुक गया। वहीं दुकान में काम कर रहे सतीश ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रक चालक बुरी तरह से जख्मी बताया जा रहा है। गनीमत रही कि कैंटर में भरे ज्वलनशील पदार्थ में आग नहीं लगी। के अंदर हम 2 भाई थे, 2 भाई दुकानदारी कर रहे थे। अब ये गाड़ी उल्टे रॉन्ग साइड से आ गया और आके सीधा एकदम स्पीड से, ना कोई ब्रेक मारा ना कुछ, अचानक से पूरा सामने आ गया। 2 कस्टमर के सामने, वो तो भाग गया, उनका कुछ नहीं हुआ। बस हमारा नुकसान क्या हुआ, ये सामने जो काउंटर लगा था मेरा, वो काउंटर, वो फ्रिज था पूरा बड़ा वाला, वो फ्रिज मेरा नुकसान में फ्रिज गया और हमारा करीब 1 लाख का करीब नुकसान हो गया हमारा। बस खाली नुकसान ही हुआ, बाकी और किसी का कोई चोट वोट नहीं पहुंचा।
देहरादून में एमडीडीए की कारगुजारियां किसी से छिपी नहीं है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर विकासनगर में देखने को मिला, जहां पर कोर्ट के स्टे के बावजूद एमडीडीए की टीम ने एक निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन के एक हिस्से को गिरा दिया। आपको बता दें कि पछवादून क्षेत्र में इन दिनों धड़ल्ले से न केवल बिना एमडीडीए से मानचित्र पास करवाए आवासीय और व्यावसायिक भवन निर्माण किए जा रहे हैं, बल्कि कृषि भूमियों पर भी अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, जिस पर एमडीडीए सिर्फ नोटिस भेजने और सेटलमेंट के नाम पर कंपाउंडिंग करने तक ही सीमित रह गया है। मगर आज क्षेत्र में पहली बार एमडीडीए की टीम बिना मानचित्र पास करवाए निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम देने पहुंचा, लेकिन भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। इस पे स्टे ले रखा है और कंपाउंड में नक्शा भी डाल रखा है। सर एई साहब को मैंने बोला भी कि 10 मिनट रुक जाओ, मुझे 10 मिनट का टाइम नहीं दिया जा रहा। सर इन्होंने मुझे बोला था कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं इसको रुकवा दूंगा। एई साहब ने मुझे बोला है कि अगर आप मुझे 5 लाख रुपए दे देते हो मैं इसको रुकवा दूंगा। सर मेरे पास पैसे नहीं है। सर मैंने लोन लेके पता नहीं कैसे कैसे करके ये बनवाया है, और हरपटपुर में बिल्कुल मेन रोड पे पता नहीं कितनी बिल्डिंगें ऐसी हैं जो बिना नक्शे के बनाई जा रही है, और वो सब पैसे ले दे के उनका काम हो रहा है। मैंने अगर पैसे नहीं दिए तो मेरी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। सर मैं तो ये चाहता हूँ मेरी बिल्डिंग रुक जाए। मैं 10 मिनट का भी अगर मुझे टाइम दिया जाए तो वकील साहब कह रहे हैं कि मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ स्टे की कॉपी उनके पास है। कमिश्नर साहब भी कह रहे हैं बात करने के लिए, या उनसे भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए थे, जिसके अनुपालन में कार्रवाई की जा रही थी। अभी भी हमें ज्ञात हुआ है कि ये कमिश्नर साहब के यहाँ से कुछ आदेश आया है, तो इसके अनुपालन में हम अभी रोक रहे हैं। अब जैसा हमें आदेश मिलेगा हम उसी का अनुसार करेंगे। विकास नगर में जो भी हमारे संज्ञान में आता है हम उनका चालान करते हैं। चालान करने के बाद उसकी कार्रवाई होती है जैसे जैसे आदेश हो रहा है। अभी हमने शिमला बाईपास पे जो अवैध प्लाटिंग थी हमने उसका 40 बीघा एक जगह, 30 बीघा एक जगह हमने कार्रवाई की है। अभी हमने कुछ दुकानों को भी सील किया है। तो जैसे जैसे हमें आदेश मिलेगा हम तो आदेश का पालन करेंगे। और अब खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है। खटीमा वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान घेराबंदी कर शीशम से भरा पिकअप वाहन पकड़ा, वहीं 2 अभियुक्तों को भी मौके से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि वन विभाग द्वारा लगातार की जा रही सख्त कार्रवाई के बावजूद भी लकड़ी तस्कर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बेखौफ लकड़ी तस्करी के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। वन क्षेत्राधिकारी राजेंद्र सिंह मनराल ने बताया कि चकरपुर क्षेत्र में गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि पिकअप में कुछ माल आ रहा है, जिस पर उनकी टीम ने घेराबंदी कर पिकअप सहित 2 अभियुक्तों को पकड़ा। इसके दौरान मुझे सूचना मिली कि जो है कोई गाड़ी पिकअप में जो है कुछ माल आ रहा है करके मेरे द्वारा स्टाफ को एकत्रित कर दिया, घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान मैंने इसको जो चकरपुर मार्केट में गाड़ी को रोका, तो गाड़ी के रोकने के दौरान जो है 2 अभियुक्तों को जो मैंने पकड़ा, जो एक ड्राइवर था, एक शायद क्लीनर था। शीशम की लकड़ी है, लगभग इसकी मार्केट वैल्यू करी जाए तो 40-50 हज़ार रुपये लगभग आकी जाएगी, क्योंकि लकड़ी काफ़ी पुरानी गोजी टाइप की है। गाँव में किसी द्वारा पहले बहुत पुरानी रखी हुई तो। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नकली नमक के कारोबार का भंडाफोड़ किया। टीम ने गदरपुर, जसपुर और किशनपुर में व्यापारियों की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई कर नकली नमक के सैकड़ों कट्टे बरामद किए। आरोपी टाटा नमक के नाम पर नकली नमक बेचने का कारोबार कर रहे थे। टीम ने यह कार्रवाई टाटा कंपनी के अधिकारियों के साथ की। थी कि गदरपुर में और किशनपुर में और जसपुर में जो नमक की बहुत बड़े लेवल पे सप्लाई हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो हमने यहाँ से परचेजिंग भी की है सर कुछ दुकानदारों से। 1-2 दिन पहले हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की, तो एसएसपी साहब से हमारे सीनियर अधिकारियों ने मुलाकात की थी। तो एसएसपी साहब ने हमें एक स्पेशल टीम दी थी, जिसके साथ हमने सभी जगह पे इकट्ठी रेड हुई है और सब जगह से रिकवरी हुई है। जो गदरपुर है यहाँ से मुलक राज जो प्रोविजन स्टोर है उससे, चरणजीत प्रोविजन स्टोर है उससे, और अमित प्रोविजन स्टोर जो है उससे, इन तीनों शॉप से रिकवरी हुई है। बाकी जो नकली नमक पकड़ा गया है, जिसमें जो ये लोग है पैकिंग जो है हमारी कंपनी की लगाते हैं, लेकिन नमक जो है ये बहुत घटिया यूज़ करते हैं।
जोशीमठ नरसिंह मंदिर बाईपास से लोग अभी अपनी जान हथेली पर रखकर यात्रा करते हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ नरसिंह मंदिर पर बाईपास पर 100 मीटर सड़क पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बिना डामरीकरण के यहां पर छोड़ दिया गया है, जिससे वहां पर लोगों को आवाजाही करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को बताया जा रहा है कि 2 वाहन इस सड़क पर फंस भी गए थे, जिससे दूसरे वाहनों को भी आवाजाही करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गंगोत्री में मां गंगा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ रही है। अब आप ना ही आस्था पर फीता लगा सकते हैं और ना ही आस्था को संख्या में बांध सकते हैं। यात्रा चरम पर है और उत्साह कई गुना। इस साल चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालु मां गंगा और मां यमुना में वस्त्र और पूजन सामग्री भी प्रवाहित कर रहे हैं, जिससे कि पवित्र जल प्रदूषित हो रहा है। गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ है। मुझे लगता है कि 15,000 लोग हैं और बड़ी लंबी लाइन है। और गंगोत्री घाट में लोग पवित्र स्नान कर रहे हैं, कोई जल किनारे पे लेकर, क्योंकि गंगा जी का वेग यहाँ पे बहुत अत्यधिक है, तो गंगा जी में डुबकी लगाना यहाँ पे ज्यादा संभव नहीं है। कोई बाल्टी से लोटे से लोग पवित्र स्नान कर रहे हैं, जल भर के ले जा रहे हैं। और गंगा जी में लोग, खासकर महिलाएं, कि आज तक गंगा जी में इतने हैं कि वो श्रृंगार भी चढ़ा रही है, वस्त्र चढ़ा रही है, धोती साड़ी। टिहरी के देवप्रयाग में पुलिस ने पुष्पा गैंग के 7 सदस्यों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये गैंग टिहरी मलेता एनएच पर कई किलोमीटर तक लगे क्रैश बैरियर पर हाथ साफ कर रहे थे। अभी पुलिस ने इन्हें चौकी डाकर में धर दबोचा। इनके पास से पुलिस को 8 लाख की लागत के 48 क्रैश बैरियर मिले। पार्टी को सूचना प्राप्त हुई, कुछ बाहर के लोग हैं, वो संदिग्ध लोग घूम रहे हैं और जो सड़क किनारे क्रैश बैरियर होते हैं, लोहे के जो गहरे गाटर होते हैं, वो क्रैश बैरियर होते हैं, उसको जो है चोरी करने की फिराक में। तो इस सूचना पर थाने में सूचना आई थी, तो हमारे थाने से टीम गई और चौकी दुर्घटना से टीम गई। मौके पे जाके जब हमने देखा तो वहाँ पे 7 लोग थे। उन्होंने जो सड़क किनारे जो क्रैश बैरियर होते हैं उनको निकाल रखा था और उनको निकाल के उसको चोरी करके ले जाने के उसमें तैयारी में थे। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।